हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हो कि इस सीरीज में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि भारत पर विदेशी आक्रमण क्यों हुए, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। उसके बाद फिर आता है तुर्क शासक सुबुक्तगीन, फिर सुबुक्तगीन का बेटा आता है महमूद गजनबी, फिर उसके बाद मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर देता है। हालांकि वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है, तो वही आज हम पढ़ने वाले हैं। और दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से राजवंश हैं, दिल्ली सल्तनत कब से कब तक माना जाता है, ये सारा डिटेल में हम करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है वो 24 जून 1206 से 21 अप्रैल 1526 तक माना जाता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी और दिल्ली सल्तनत यहाँ पे खत्म हो चुका था। देखिए, हमें इसमें कौन कौन से राजवंश पढ़ने हैं। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है गुलाम वंश। जो गुलाम वंश है वो 1206 से 1290 तक माना जाता है। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो इसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं नंबर 2 पे हमें पढ़ना है खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 1290 से 1320 तक माना जाता है और इसकी स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी ने। नंबर 3 पे आ जाते हैं। नंबर 3 पे हमें पढ़ना है तुगलक वंश के बारे में। देखिए, तुगलक वंश जो है वो माना जाता है 1320 से लेके 1414 तक और इसकी स्थापना करने वाले कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। फिर हम नंबर 4 पे आ जाते हैं, जो कि है सैयद वंश। और सैयद वंश जो है इसका टाइम पीरियड माना जाता है 1414 से 1451 तक और इसकी स्थापना करने वाले कौन है, खिज्र खां। नंबर 5 पे आ जाते हैं हम लोधी वंश पे। अब लोधी वंश जो है ये माना जाता है 1451 से लेकर 1526 तक और इसकी स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने इसकी स्थापना की थी। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, क्रॉस चेक कैसे करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि 1206 से चला क्या, 1206 से मतलब कि ये वाला 1206 और खत्म कब हुआ, 1526 में। देखिए, 1206 से स्टार्ट हुआ है और 1526 में यहाँ पे आके क्या हो गया है, खत्म हो गया है। इसे बोलते हैं क्रॉस चेक करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें जो ये गुलाम वंश है इसके क्या क्या नाम है, ये कब से कब तक माना जाता है और इसके अलग अलग नाम क्या है और इसमें कौन कौन से वंश आते हैं। देखिए, गुलाम वंश जो है इसके अलग नाम है, जैसे कि दास वंश, सेवक और हबीबुल्ला ने इसे ममलूक वंश कहा है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन में आ जाता है कि ममलूक वंश, हो सकता है गुलाम वंश की जगह वो ममलूक वंश दे दे। ठीक है, अब ये जो है ये माना जाता है कब से कब तक, तो गुलाम वंश माना जाता है 1206 से लेके 1290 तक। इसमें कुछ वंश आए, जैसे कि नंबर पहला है कुतुबी वंश, नंबर 2 है शमसी वंश और नंबर 3 है बलबनी वंश। देखिए, सबसे पहले अगर हम कुतुबी वंश की बात कर लेते हैं, तो कुतुबी वंश में कौन आ जाता है, कुतुबी वंश में आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन 1206 से 1210 तक रहा। मतलब कि कुतुबी वंश जो है वो 1206 से 1210 तक चला और कुतुबी वंश में कौन आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आ जाते हैं आराम शाह। और आराम शाह का जो टाइम पीरियड होता है वो तो लगभग बहुत ही कम होता है, 1 साल भी नहीं होता है, लगभग 9 महीने तक आराम शाह क्या करते हैं, शासन करते हैं। बात कर लेते हैं शमसी वंश की। देखिए, जो शमसी वंश है वो 1210 से लेके 1265 तक माना जाता है और ये इसमें आते हैं इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो शमसी वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लेके 1265 तक माना जाता है। फिर इसकी संतानें आती है, इल्तुतमिश की संतानें जैसे कि रजिया सुल्तान हुई और रजिया सुल्तान के बाद फिर कौन आ जाते हैं, नासिरुद्दीन महमूद। अब नासिरुद्दीन महमूद के बाद कौन आते हैं, बलबनी वंश। जो बलबनी वंश है वो 1265 से लेकर 1290 तक माना जाता है और इसके संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो ये माने जाते हैं गयासुद्दीन
बलबन। तो देखिए, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में देख लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो कुछ नाम हैं जिन्हें उपनाम बोला जाता है वे कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है क्या, कुरान खां। नंबर 2 पे आता है पिलू बख्श। नंबर 3 पे आता है लाख बख्श। नंबर 4 पे आता है हातिम द्वितीय। और नंबर 5 पे आ जाता है चंद्रमा का स्वामी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं जिन्हें उपनाम से जाना जाता है। कुरान खां, कुरान खां कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों कहा जाता है, तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनको क्या थी, जो कुरान है वो कंठस्थ याद थी, बहुत अच्छे से याद थी, जिसके कारण इसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके उपनाम और क्या है, पिलू बख्श, लाख बख्श, हातिम द्वितीय और चंद्रमा का स्वामी। यहाँ पे आपको एक पॉइंट याद रखना है नोट करके, जो कि नेक्स्ट यूज होने वाला है। जो भारत की पहली मस्जिद थी, हम भारत की पहली मस्जिद की बात कर रहे हैं जिसका नाम है चेरामन जमा मस्जिद। ये 629 में, कब 629 में त्रिशूल जिला जो कि कहाँ पे है, केरल में बनाई गई थी। तो भारत की सबसे पहली मस्जिद कौन सी है, त्रिशूल जिला में केरल में स्थित है। कौन सी, चेरामन जमा मस्जिद। भारत की मस्जिद है ये, उत्तर भारत की मस्जिद नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखिए, यही कहा गया है कि जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसको नहीं माना जाता है। तो वास्तविक संस्थापक क्यों नहीं माना जाता है वही देख लेते हैं हम इसमें पॉइंट। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। एक ये मुख्य कारण है जिसके कारण दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं माना जाता है। क्यों, क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने सुल्तान की जगह मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि ली। सिपह सलाहकार मतलब कि कमांडर जो होते हैं, उनकी उपाधि ली। इनके कुछ कार्य हैं, कार्य की बात कर लेते हैं। देखिए इनके कार्य क्या क्या हैं। नंबर फर्स्ट, कुतुबुद्दीन कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली कराया, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में स्थित है। और 1993 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है। कौन सी, कुव्वत उल इस्लाम। इसका निर्माण भी किसने कराया है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि राजस्थान में स्थित है, अजमेर में, यह पहले संस्कृत पाठशाला थी और इसका नाम था सरस्वती कंठाभरण नाम। लेकिन इसके जो निर्माता है वो कौन है, विग्रह राज चतुर्थ। किंतु यह अब केवल एक मस्जिद है। और ये इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेहरौली नगर भी बसाया। और क्या पॉइंट याद रखना है इनके बारे में, और पॉइंट याद रखना है नोट करके कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक दरबारी लेखक था जिसका नाम क्या था, हसन निजामी। जो हसन निजामी है इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है ताज उल मासिर। ये क्वेश्चन में आ जाता है जिसके कारण ये नोट करवा के अलग से लिखा गया है। तो आपको क्या पॉइंट याद होने चाहिए, आपको पॉइंट याद होने चाहिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक माना जाता है और ये कुतुबी वंश से संबंधित है। इनका अलग अलग नाम क्या है, इनका अलग अलग नाम है जैसे कि कुरान खां, लाख बख्श, पीलू बख्श, हातिम द्वितीय और चंद्रमा का स्वामी इनके उपनाम हैं। इन्हें दिल्ली सल्तनत का संस्थापक नहीं माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने सिर्फ मलिक या फिर सिपह सलाहकार मतलब कि कमांडर की उपाधि धारण की थी। इनके कार्य क्या थे, इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण कराया और इन्होंने मेहरौली नगर बसाया। इनका एक दरबारी लेखक था जिसका नाम था हसन निजामी, जिन्होंने ताज उल मासिर ग्रंथ लिखा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि 1206 में, कब, 1210 में, कब दोस्तों, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी दोस्तों, इनकी मृत्यु हो गई थी।
तो 1210 में लाहौर में चौगान मतलब कि पोलो खेलते हुए क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट में देखें क्या लिखा हुआ है। दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी दिल्ली नहीं थी, पहली राजधानी क्या थी, लाहौर थी, जो कि यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था, जिसका टाइम पीरियड 1210 से 1210 ही रहा और लगभग 9 महीने ही चला। अब हम बात कर लेते हैं शमसी वंश की। अब देखिए शमसी वंश में कौन आ जाता है, शमसी वंश में आ जाता है भाई इल्तुतमिश। तो शमसी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं, इल्तुतमिश माने जाते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1210 से लेके 1236 तक रहा। तो शमसी वंश जो है वो 1210 से 1265 तक माना जाता है। इसके संस्थापक इल्तुतमिश है और इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से लेके 1236 तक माना जाता है। चलिए इसमें पॉइंट देख लेते हैं। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का क्या माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया। देखिए सुल्तान की उपाधि लेने वाला पहला शासक था, लाहौर से दिल्ली राजधानी को बनाया, और सल्तनत की ये कौन सी राजधानी थी, दूसरी राजधानी थी। आपको यहाँ पे पॉइंट याद ये रखना है कि जो शमसी वंश है, शमसी वंश का टाइम पीरियड माना जाता है 1210 से लेके 1265 तक, और इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वो 1210 से लेके 1236 तक माना जाता है। दोस्तों ये 1236 बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि शमसी वंश में रजिया सुल्तान भी आएगी और फिर इसके उत्तराधिकारी जैसे कि नासिरुद्दीन भी आएगा। तो ये 1265 है, क्रॉस चेक मैं आपको करा दूंगा लास्ट में, ये खत्म हो जाएगा 1265 में। देखिए इसमें हमें क्या याद रखना है कि शमसी वंश का संस्थापक 1210 से 1265 तक माना जाता है और इल्तुतमिश ने इसकी स्थापना की है। अब इल्तुतमिश का टाइम पीरियड 1210 से 1236 तक माना जाता है। इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है इल्तुतमिश को। आपको ये पॉइंट याद रखना है, पूछ लेते हैं क्वेश्चन में। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, और दिल्ली की पहली राजधानी क्या थी, लाहौर थी, और दिल्ली सल्तनत की दूसरी राजधानी क्या बनी, दिल्ली, जिसके कारण इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बात कर लेते हैं इसके कार्य की, इसके कार्य है क्या क्या, देखते हैं इसके कार्य जो होते हैं। नंबर 1, इसने 2 नवीन मुद्राएं जारी की। एक तो था क्या, जीतल, एक तो है चांदी का टंका, और दूसरा है तांबे का जीतल। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चांदी का टंका किसने शुरू किया था, तो वो किया था इल्तुतमिश ने। और क्या किया था इसने, इसने तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी। किसकी, तुर्कान ए चहलगामी की। तुर्कान ए चहलगामी मतलब कि तुर्क के 40 मुसलमान का समूह, इसका मतलब होता है तुर्कान ए चहलगामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी हम इल्तुतमिश के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि इसने इक्ता प्रथा की शुरुआत की। इक्ता प्रथा का मतलब क्या होता है, जमीन का टुकड़ा। क्या शुरुआत की इसने, इक्ता प्रथा की शुरुआत की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तराइन का तृतीय युद्ध जो है वो 1215 से 1216 में हुआ। कौन सा, तराइन का तृतीय युद्ध, ये भी आपको याद रखना है। और किस किस के बीच में हुआ है ये हुआ यालदोज और इल्तुतमिश के बीच में। और इल्तुतमिश क्या हो गया, यहाँ पे विजयी हो गया, मतलब कि इल्तुतमिश क्या हुआ, यहाँ पे जीत गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी हम इसके कार्य पढ़ रहे हैं इल्तुतमिश के, तो जो कार्य है नेक्स्ट, इसे भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मकबरा निर्माण शैली का जनक किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए,
भारत का पहला मकबरा जो है वो सुल्तान नगदी का मकबरा, जो कि कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, 1232 से 1233 में ग्वालियर का राजा मंगलदेव को पराजित किया, किसने, इल्तुतमिश ने, और इस खुशी में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के नाम की मुद्राएं जारी की। तो इल्तुतमिश की बेटी कौन थी, रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के नाम की मुद्राएं जारी की, कब जारी की, जब इसने ग्वालियर के राजा, कौन से राजा, ग्वालियर के राजा मंगलदेव को 1232 और 1233 में हरा दिया था। नोट करके पॉइंट क्या याद रखना है, नोट करके आपको पॉइंट याद रखना है कि मध्यकाल की पहली स्त्री जिसके नाम के सिक्के जारी किए, किसने जारी किए थे, इल्तुतमिश ने, और इल्तुतमिश ने किसके नाम के सिक्के जारी किए थे, अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के नाम के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मध्यकाल में इक्ता जारी करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद गोरी था। मध्यकाल में इक्ता जारी करने वाला पहला शासक कौन था, मोहम्मद गोरी। इक्ता का मतलब क्या होता है, जमीन का टुकड़ा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। तो इक्ता का मतलब होता है क्या, जमीन का टुकड़ा, और इसको जारी करने वाला कौन था, तो सबसे पहले इसको जारी किया था मोहम्मद गोरी ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर, इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, जिसके कारण इल्तुतमिश को दास का दास कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था या फिर दास था, जिसके कारण इल्तुतमिश को दास का दास या फिर गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि दास का दास या फिर गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है, तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो इल्तुतमिश है वो किसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, मोहम्मद गोरी का। तो जिसके कारण इल्तुतमिश को दास का दास या फिर गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि गोरी का दास कौन था या गुलाम कौन था, ऐबक, और ऐबक का दास कौन है, इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का दास कौन है, बलबन, जो कि है गयासुद्दीन बलबन। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश के कौन, उत्तराधिकारी। तो इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी में पहले कौन आ जाती है, इसकी पुत्री, जिसका नाम क्या है, रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड रहा 1236 से 1240, क्योंकि 1236 तक तो इल्तुतमिश का शासन रहा, और इसके बाद आती है इसकी पुत्री कौन, रजिया सुल्तान, जिसका टाइम पीरियड 4 साल ही रहा, 1236 से 1240 तक। चलिए देख लेते हैं फिर इसमें और पॉइंट्स, और पॉइंट्स इसमें ये याद रखना है कि भारत की एकमात्र महिला जो कि सुल्तान थी, जिनका नाम था रजिया सुल्तान। अब रजिया ने अबिसिनियाई दास जलालुद्दीन याकूत के नेतृत्व में गैर तुर्क 40 गुट का गठन किया। जो रजिया सुल्तान है उसने अपने दास, जिसका नाम था जलालुद्दीन, जो कि अफ्रीका का माना जाता है, जलालुद्दीन याकूत के नेतृत्व में तुर्क चालीसा गुट का गठन किया। ऐसा माना जाता है कि जो रजिया सुल्तान है वो क्या है, जलालुद्दीन से लव करती थी, और जलालुद्दीन याकूत के साथ ही इसको शादी करनी थी, लेकिन इसकी शादी किसके साथ हुई थी, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे किसके साथ इसकी शादी हुई थी। और जलालुद्दीन याकूत जो है, जो कि अफ्रीका का था, ये एक गुलाम था, और इसको हॉर्स, हेड ऑफ हॉर्स दिया गया था या बनाया गया था, किसने, रजिया सुल्तान ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि रजिया ने याकूत को आमिर ए आखुर का पद दिया, जो कि है शाही अश्वसेना विभाग, जो मतलब कि घोड़ों का जो हेड होता है, घोड़ों के ऑफिस वगैरह का जो हेड होता है, उसकी उसकी ही क्या दी, उपाधि दी थी किसको, जलालुद्दीन याकूत को, किसने, रजिया सुल्तान ने। नेक्स्ट देखते हैं फिर, इनके काल में ही, क्या दोस्तों, इनके काल में ही भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तूनिया का विद्रोह किया। किसका विद्रोह किया, मलिक अल्तूनिया का विद्रोह किया। अब मलिक अल्तूनिया का विद्रोह क्यों किया गया था, तो मलिक अल्तूनिया का विद्रोह इसलिए किया गया था कि
जलालुद्दीन याकूत को भेजेगी रजिया सुल्तान इस विद्रोह को खत्म करने के लिए। और जलालुद्दीन याकूत जैसे ही वहां पे पहुंचेगा तो जलालुद्दीन याकूत की मृत्यु कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा पता चल जाता है किसको, रजिया सुल्तान को। तो रजिया सुल्तान जो है वो क्या करती है, खुद वहां पे जाती है और इस विद्रोह का नेतृत्व करती है और इस विद्रोह को क्या कर देती है, समाप्त कर देती है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और पॉइंट है रजिया सुल्तान के बारे में। देखिए, रजिया ने बुर्खा एवं पर्दा त्याग कर कुबा मतलब की कोट और कुल्हा मतलब की टोपी का धारण की। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया था, बुर्खा एवं पर्दा त्याग कर कुबा मतलब की कोट और टोपी धारण की थी। नेक्स्ट देखिए, इतिहासकार इतिहासकार एल्फिस्टन ने लिखा कि रजिया भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के महान मुस्लिम शासकों में से एक होती अगर वह महिला ना होती। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है। ये लाइन लिखी हुई है किसने, एल्फिस्टन ने। एल्फिस्टन ने कहा है कि इतिहासकार एल्फिस्टन ने लिखा कि रजिया भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के महान मुस्लिम शासकों में से एक होती अगर वह महिला ना होती। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है। अब इसके बाद आते हैं कौन, इसके बाद आ जाता है गयासुद्दीन बलबन। अब गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1265 से लेकर 1287 तक। देखिए, इसमें हमें पढ़ना है कि पहला सुल्तान जिसने राजत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। राजत्व सिद्धांत का क्या मतलब होता है कि राजा की उत्पत्ति कैसे हुई या राजा की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका मतलब होता है राजत्व सिद्धांत का मतलब। अब देखिए, बलबन के बारे में कुछ लाइन है कि सुल्तान को जिल्ले अल्लाह खुदा की प्रतिछाया माना और सुल्तान के पद को नियत ए खुदाई मतलब कि खुदा का प्रतिनिधित्व कहता था। कौन कहता था ये, ऐसा कहता था बलबन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। बलबन ने ही रक्त एवं लोह की नीति जारी की। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी किसको माना जाता है, बलबन को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बलबन के कार्य देख लेते हैं। बलबन के कुछ कार्य हैं, जैसे कि नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं बलबन का कार्य कि बलबन ने नौरोज त्योहार बनाना शुरू किया। दो नवीन विभाग बनाए। पहला तो आता है दीवान ए अर्ज जो कि एक सैन्य विभाग है। दूसरा आता है दीवान ए बरीद जो कि एक गुप्तचर विभाग है। कैसा विभाग है, गुप्तचर विभाग है। तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने नौरोज त्योहार बनाना शुरू किया और उसने दो नवीन विभाग बनाए। एक तो है सैन्य विभाग और दूसरा है गुप्तचर विभाग। सैन्य विभाग जो है उसका नाम है दीवान ए अर्ज और गुप्तचर विभाग जो है उसका नाम है दीवान ए बरीद। नेक्स्ट देखिए, बलबन ने 40 गुट समाप्त कर दिया और बलबन ने दो नवीन प्रथाएं शुरू की। एक का नाम है सिजदा जिसे आप सजदा बोलते हो, दूसरे का नाम है पाबोस जिसे पैबोस बोलते हैं। देखिए, जो सिजदा होता है उसका मतलब क्या होता है, सिजदा का मतलब होता है राजा को झुककर सलाम करना। और पैबोस का मतलब क्या होता है, घुटने के बल बैठकर या लौटकर पैरों को चूमना। ठीक है दोस्तों, तो गयासुद्दीन बलबन ने क्या किया था कि उसके जो कार्य है नौरोज त्योहार बनाना शुरू किया। दो नवीन विभाग बनाए, एक तो सैन्य विभाग एक गुप्तचर विभाग। और बलबन ने 40 गुट समाप्त कर दिया और बलबन ने दो नवीन प्रथाएं शुरू की। एक तो है सिजदा और दूसरा है पाबोस। सिजदा मतलब कि झुक कर सलाम करना और पाबोस मतलब कि घुटनों के बल बैठकर या फिर लेटकर पैरों को चूमना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज हमने जो ये था कुतुब दिल्ली सल्तनत का जो गुलाम वंश का उसको समाप्त कर लिया। इसमें हमने क्या पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा और इल्तुतमिश पढ़ा, इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा और फिर हमने गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलेंगे खिलजी वंश को लेकर। किसको लेकर चलेंगे, हम खिलजी वंश को लेकर चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों हम लास्ट में क्या लेके चलेंगे, खिलजी वंश को लेके चलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।